मैं वार्ड नंबर 10 से इच्छुक हूँ, इंटरेस्टेड हूँ कि मैं इलेक्शन में खड़ा होना चाहता हूँ। वार्ड नंबर 10 में मैं पिछले 5 सालों से काम कर रहा हूँ और इस तरह से मैंने काम किया है कि हर घर में मैं एक फैमिली मेंबर की तरह एंटर कर चुका हूँ, घुस चुका हूँ। और यहाँ के लोग जब भी उनके घर में कोई दुविधा होती है, कोई परेशानी आती है, तो वो लोग मुझे आकर बताते हैं। कई बार ऐसा है कि घर के मेंबर को भी वो बातें नहीं पता रहती जो सब मुझे बताते हैं। वो अपने दुख बांटते हैं, सुख बांटते हैं। उनके साथ मैं रोया हूँ, उनके साथ मैं हंसा हूँ, उनके साथ मैं खाया हूँ, पिया हूँ। तो अब जब वो लोग चाहते हैं कि हमारे में से ही कोई पढ़ा लिखा होनहार जो उनकी आवाज को कॉरपोरेशन में बहुत तेजी से रख सके, काम करवा सके, एक्सक्यूजेस ना दे सके, वो लोग मेरे पीछे कई दिन से वार्ड वाले के आप लड़िए, आप इलेक्शन में उतर जाइए। लेकिन मेरा ऐसा कोई मन नहीं बना हुआ था। यही वजह है कि मैं लेट हो गया। मैंने कोई फोटो नहीं खिंचाया किसी स्टेज पर चढ़कर, कहीं पर जाकर मैं गटर के सामने खड़ा नहीं रहा कि मैं काम कर रहा हूं। लेकिन मेरा वार्ड जानता है कि मैंने कितने लोगों के क्या क्या चीजें बिकने से बचाया है। ये सब बातें बोलना यहाँ पे शोभा नहीं देता, लेकिन लोग यही कह रहे हैं कि आपने किया कि आप दिखाइए। तो अब ये मौका जब मिला कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और आप लोग सब आए, ये बात मेरी वार्ड नंबर 10 के हर घर तक पहुंचे, तो अब ये चीजें जो की गई है वो बताना ही पड़ेगा। तो ये बातें हैं कि कई लोगों के ऐसा है कि उनके घर के फ्रिज, टीवी तक, घर तक बिकने की बात है। हम लोगों ने वहां पर उनको हौसला दिया, उनके आंसू पोंछे। यहाँ पे कई माएँ मौजूद हैं कि जिनका मैं बेटा हूँ, कई लड़कियां मौजूद है कि जिनका मैं भाई हूँ। और ये सारा चौहान कॉलोनी, सागर प्लाजा से लेके गैबी नगर, फातिमा नगर तक, शांति नगर तक, ये सब मेरा घर है और मैं यहाँ का बेटा हूँ। तो ये सब सोचकर मैंने हाँ कही है कि अब मैं इलेक्शन में खड़ा होऊंगा। कि आपको लगता है कि चुनौतियां सिर्फ राजनीति में आएंगी, ऐसा नहीं है। मैं जब यहाँ तक पहुंचा हूँ कि मैं MS बना हूँ, मास्टर ऑफ सर्जन बना हूँ, तो क्या मैंने कम चुनौतियां देखी होंगी? यह हंसता हुआ चेहरा, मासूम भोला भाला आपको लगता है, लेकिन कई हजारों लाखों लोगों के आगे बढ़कर मैंने ये सब सीट हासिल की है और ये सब मैंने तरक्की हासिल की है। इस पर मेरे भाई, मेरे बाप, मेरी माँ, मेरी बहनें और बहुत सारे दोस्तों का बहुत हाथ है कि जिन लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है और मेरा साथ दिया है, मेरे उस्ताद, असातिज़ा सबका। यहाँ तक कि आपको बता दूं कि चुनौतियां तो आई ग्रेजुएशन करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, मगर हजारों लाखों की तादाद में जब ये एग्जाम होता है तो ऑल महाराष्ट्र रैंक 1 लाकर मैंने उन सारी चुनौतियों को पार करके ये सीट हासिल की थी। और अल्टरनेटिव मेडिसिन से भिवंडी का पहला सर्जन मैं बना और अब तक मैं ही हूँ अल्टरनेटिव मेडिसिन से भिवंडी का पहला सर्जन। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि लोग अपनी पर्सनल बातें और जो भी चीजें उनके घरेलू वो आपसे करते हैं, जिसको सुनकर आपको ऐसा लगा कि आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए। अक्सर ये होता है कि इलेक्शन लड़ने के पहले ये इमोशनल चीजें बताई जाती हैं और फिर इलेक्शन लड़ने के बाद जब जीत कर आते हैं तो ये बोलते हैं कि भाई इलेक्शन तो मैंने वार्ड के लिए लड़ा है, ना कि आपके पर्सनल के लिए। इस पर क्या कहेंगे? फिर लोग जब इलेक्शन लड़ते हैं, जीतते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि मैं आपसे वोट नहीं मांगा था पर्सनल चीजों के लिए, लेकिन मैं तो बना ही नहीं, मैंने तो अब तक खड़ा ही नहीं हुआ था। तो मैं 5 साल से क्यों ये सब काम कर रहा था? पर्सनली मैं क्यों कर रहा था? क्योंकि ये मेरा नेचर है। अगर आप भी मेरे पास आएंगे और आप मुझसे अपनी बातें शेयर करेंगे तो मैं करूंगा। तो क्या पर्सनल काम करना ये इलेक्शन में लड़ने की चीज है कि वार्ड का काम करना ये लड़ने की चीज है? मैं वार्ड के लिए, इलेक्शन के लिए ये सब पर्सनल काम नहीं कर रहा था उनका। मैं उनको अपना भाई समझ के, बाप समझ के, बेटा समझ के, बहनें समझ के ये सब काम कर रहा था। इसी वजह से मैं 6 महीना पहले से इस लाइन में उतरा नहीं, ऐलान नहीं किया। मेरा मन ही नहीं था इलेक्शन में खड़ा होने का, मेरी वो फील्ड ही नहीं थी। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं इन लोगों की ये सब प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सक रहा था बिना पावर के, तो पावर में आने के बाद मैं इनकी प्रॉब्लम्स और अच्छे से सॉल्व कर सकूंगा। कई पार्टीज का नाम इसमें है, लेकिन मैंने भी कई पार्टीज के, एक पार्टी है कि जिनके सामने मैंने अपना प्रस्ताव रखा कि मुझे वो लें, मैं चाहता हूं उस पार्टी में जाने के लिए। लेकिन अभी किसी पार्टी के नाम की कोई घोषणा करने का मुझे नहीं कहा गया, तो इसलिए अभी कोई पार्टी के नाम की घोषणा नहीं करूंगा। लेकिन मैं एक वादा जरूर कर सकता हूं कि जिस पार्टी के साथ भी मैं रहूंगा और जिस पैनल के साथ भी मैं रहूंगा, तो उनके साथ मैं डटा रहूंगा और आखिरी दम तक उनका साथ दूंगा और पार्टी को भिवंडी लेवल पर बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा, जो कि मैंने हर फील्ड में किया है।
जैसे आप ये बोल सकते हैं कि बहुत सारे लोग आते हैं, वादा करते हैं, लेकिन वो काम नहीं करते। पार्टी के जीतने के बाद पार्टी चेंज भी कर लेते हैं। लेकिन मैं अपना पास्ट बता सकता हूं कि इनमें से कोई भी खड़ा होकर आज तक ये नहीं कह सकता कि मैंने किसी से एक भी बार झूठ बोला हो। चैलेंज है ये मेरा कि कोई बता दे कि डॉक्टर इमरान ने ये कहा था और ये नहीं हुआ, ये ऐसा नहीं हुआ, अपनी बात पे खरे नहीं उतरे। पर्सनल लेवल पर, पॉलिटिकल नहीं, बचपन से लेके आज तक, इवन यहां तक कि अगर कोई ये बोल दे कि डॉक्टर इमरान ने एक छोटी सी गाली भी दी है, चैलेंज है मेरा कि आज तक मैंने ऐसा भी नहीं कहा, एक गाली तक भी मैंने नहीं दी। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं, मेरी पारसाई बताने के लिए नहीं बता रहा हूं। आप लोग कहते हैं, दुनिया वाले कहते हैं कि पॉलिटिक्स में ऐसे लोग आना चाहिए जो साफ सुथरे हों, पॉलिटिक्स में पढ़े लिखे लोग आना चाहिए, पॉलिटिक्स में तरक्की याफ्ता लोग आना चाहिए जो हमारी बात कह सके, सच्चे आना चाहिए, झूठे आते हैं। तो अब एक सच्चा आ रहा है, उसका खैर मकदम करें, वरना ये चीजें बोलना छोड़ दें। और दूसरी बात ये कि मैं जब पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं तो मेरे चाहने वाले जो मेरे बहुत करीब हैं वो कहते हैं आप पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, आप झूठ बोल सकते हैं, आप पॉलिटिक्स में आ रहे हैं कि आप में चालाकी है। तो ये सब पॉलिटिक्स के लिए क्राइटेरिया बन गया है, पॉलिटिक्स में आने के लिए। डॉक्टर साहब ये बताइए, जिस तरह से आप चुनावी मैदान में कर रहे हैं, वार्ड नंबर 10 में किस तरह की खस्ता हालात है और किन किन मुद्दों को लेकर आप काम करेंगे, खासकर देखा जाता है। मतलब विजन क्या है आपका इस वार्ड के लिए? वार्ड में रहने का मतलब क्या? वार्ड में रहने का मतलब ये है कि मैं वार्ड से कितना कनेक्टेड हूँ। तो मैं वार्ड से इतना कनेक्टेड हूँ कि अभी भी 25 पेशेंट मेरे वार्ड के नीचे लेटे हुए हैं और हम उनकी खिदमत कर रहे हैं। सुबह शाम रात, कई रातों मैं सोया नहीं हूँ, मैं यहीं पर रह के उन लोगों के साथ में कनेक्शन मेरा हुआ है। तो उससे मुझे पता चला है कि उनकी परेशानियां क्या हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो क्या हैं। तो इस मोहल्ले में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, और मोहल्ले की नहीं, मेरे ख्याल से सारी भिवंडी में प्रॉब्लम्स हैं। और चूंकि मैं एक पढ़ा लिखा शख्स हूँ, तो जैसे कि हम लोगों की ये रहती है ना बातें कि जब भी किसी चीज़ में जाते हैं तो हम गूगल करने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस तो मैंने इतना नहीं पढ़ा, लेकिन मैं पेशे से डॉक्टर तो हूँ ही, लेकिन बीजापुर के मेडिकल कॉलेज में मैं 3 साल असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुका हूँ, और जलगांव के इकरा मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर हूँ। और इसके अलावा भी मैंने सिम्बायोसिस कॉलेज से ACLS वगैरह भी किया हुआ है। बहुत सारी डिग्रियां हैं मेरे पास में, लेकिन अब इलेक्शन में उतरने के बाद लोगों की प्रॉब्लम्स नहीं समझ पाऊंगा अगर, तो मुझे ये फील्ड में आने का हक ही नहीं है। तो इसलिए मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी है। तो जैसे आप लोगों तक बता दूं कि इलेक्शन में आने के बाद में एक कॉर्पोरेटर का क्या क्या अधिकार होते हैं, तो उसके ऊपर तो कई बुक्स हैं। यहाँ पे जल्दी में मैं आप लोगों को, क्योंकि बहुत आप लोग भी बिजी हैं, अभी आप लोग का वक्त है ये, तो जल्दी बता दूं कि हमारे पास में सिर्फ एक ही योजना आप सब जानते होंगे, लाड़की बहन योजना। इसके बारे में आप सब लोगों ने सुना है, लेकिन बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं कि जिनके बारे में हमको पता ही नहीं है। वार्ड में ठीक है, अगर आप पूछेंगे मैं बोलूंगा धूल मिट्टी है, रोड खराब है, टॉयलेट खस्ता है, बहुत सारी चीजें। टॉयलेट तो एक बार यहाँ पे टूट गई थी, वो टॉयलेट में से जितने लोग अंदर धंस गए थे उनमें से कई लोग हमारे पास आए थे। उस वक्त भी मैं मोहल्ले के साथ में ऐसे डट कर खड़ा हुआ था। तो ऐसी कई परेशानियां हैं लोगों के पास में, लेकिन वो सब तो बाय डिफॉल्ट हल हो जाएंगे मेरे बनने के बाद। वो सब तो मसला है ही नहीं। मैं तो उस नगर सेवक रहूंगा, तो सेवक का काम सेवा करना है, वो सब काम तो हो जाएंगे। मेरा मेन मुद्दा क्या है? एजुकेशन पर काम होना चाहिए। मेरा मेन मुद्दा है लोगों की जो खस्ता हालत है, उनकी सेहत है, उस पर काम होना चाहिए। ड्रॉप आउट्स बच्चे हैं हमारे यहाँ पे, उनकी पढ़ाई होना चाहिए। मदरसों में, मस्जिदों में जो काम होना चाहिए वो काम करने के लिए भी हम मदद कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैं आपको बताता हूँ, कुछ योजनाएं मैंने लिखा हुआ है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, शबरी योजना, मोदी योजना और रमाई आवास योजना। ये कई ऐसी योजनाएं हैं कि जो मतलब ये तो ठीक है ग्राम पंचायत के लिए ज्यादा यूज में आती है, लेकिन ये सब योजनाओं के जरिए घर मिल सकते हैं लोगों को। ये सब के बारे में हमको कौन बताएगा? हमारा नगर सेवक बताएगा, हमारे आगे के पॉलिटिशियंस बताएंगे। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं कि चलो घर है हमारे पास में, अब क्या, तो हमारे पास में पैसे नहीं है। हमारे यहाँ पे कोई अंधा है, कोई ट्रांसजेंडर है, अगर कोई किसी के पास पैसे नहीं है, कोई बूढ़ा है बहुत, कोई विधवा है या कोई तलाकशुदा औरत है, तो उसके बारे में भी संजय गांधी निराधार अनुदान योजना है कि जो अंधे हैं, जिनके पास कोई आधार नहीं है कमाई का, उन लोगों को घर बैठे पेंशन प्रोवाइड की जाएगी हर महीने।
तो ये सब काम मैं आप लोगों की आवाज बन के करूंगा और शायद भिवंडी का पहला ऐसा वार्ड रहेगा कि जिसमें ये सब चीजों से अवेयरनेस जागेगी। दूसरी चीजें हैं श्रवण बाल सेवा स्टेट पेंशन स्कीम। तो इस स्कीम के जरिए जो 65 साल के बूढ़े लोग हैं और जिनके पास पैसे नहीं है और उनका कोई करने वाला नहीं है, तो ऐसे लोग जो कि बीपीएल फैमिलीज में आते हैं उन लोगों को मंथली पेंशन दी जाएगी। ये सब चीजें हम सिर्फ कनाडा और अमेरिका के बारे में सुनते आए कि पेंशन चालू हो जाती है अगर आप लोगों को काम नहीं मिलता है। जो हमारे एजुकेटेड लोग हैं उनके लिए बेरोजगारी भत्ता है, एक ये भी स्कीम है हमारे में बेरोजगारी भत्ता। तो उसके जरिए क्या होगा, अगर कोई एजुकेटेड है उसके पास में डिग्री है लेकिन उसके पास काम नहीं है, तो वो जब तक काम तलाश कर रहा है तब तक उसको गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिलेंगे, हर महीने इनकम चालू हो जाएगी। तो ये सब स्कीम सिर्फ अमेरिका और कनाडा में नहीं, हमारे हिंदुस्तान में भी है। लेकिन क्या आप लोगों को ये सब स्कीम के बारे में मालूम है? आम लोगों को नहीं। इसी तरह से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल ओल्ड एज विडो डिसेबल्ड पेंशन स्कीम है कि जिसमें जो मैंने कहा कि ओल्ड एज है, जो डिसेबल है, जो विडो है, उनको मंथली पेंशन चालू की जाएगी। दूसरा नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम है कि जिसके घर में अगर कोई मर जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो उस घर में फौरन उनको 20,000 दिया जाएगा ताकि उनका कफन दफन और आगे के हालात सॉल्व किए जा सके। इन सब के अलावा भी कई सारी योजनाएं हैं जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये स्किल डेवलपमेंट के लिए है। चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, और चूंकि मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से हूं तो फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना है। तो ये सब गवर्नमेंट की जो भी स्कीमें हैं आप लोगों तक पहुंचाने। हाँ, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं ताकि और लोगों तक भी पता चले। जो लोग ये कहते हैं कि हम उतरना चाहते हैं, हम सड़कें बनाएंगे, हम ये करें, सड़कें तो बनाना आपका काम है, सड़कें गटर ये सफाई करना ये सब तो आपका काम है। ये सब जो हमारा अधिकार है, जो हमें ये सब योजनाएं मिलनी चाहिए, ये सब चीजें एजुकेशन में हमारे बच्चे पढ़ के आगे जाना चाहिए फ्री में, बिना पैसा लगे हमारे घर में पेंशन आनी चाहिए अगर हम हकदार हैं। तो ये सब कौन दिलाएगा हमें? ये सब दिलाने में हमें मदद करनी चाहिए। तो उसके लिए हमारी ऑफिस खुलेगी और वो ऑफिस में ये सब काम होंगे। आपको ये बेरोजगारी भत्ता है या फिर ये जो स्कीम है, ये सब के लिए आपको नॉलेज लेना नहीं है। आप लोग नॉलेज मत लीजिए। मैं इन लोगों के लिए और जो मेरे कॉर्पोरेटर्स भाई हैं उन लोगों के लिए ये सब बातें बता रहा हूं कि हम लोगों ने ये सब भी करना है। घर बैठे इन लोगों तक ये तक चीजें पहुंचानी है। आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इतनी सारी योजनाएं गिनाकर चला जाएगा, हम कहां से पकड़ेंगे। हमें ऐसा पॉलिटिशियन चाहिए कि जो ये सब बता सके, मेरे से भी आगे बता सके। ये तो खैर अभी 10 मिनट के लिए बातचीत में मैं ये सब लेकर आया हूं। मैं बहुत सारी स्टडी कर रहा हूं और भिवंडी के हालात बदलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा। हाँ, और आप बस इस तरह से मेरे साथ बने रहिए तो मैं आगे तक जाऊंगा। मैनिफेस्टो बताना बहुत जरूरी है। हाँ, अगर हम जीत कर आते हैं, अगर मैं जीतता हूं तो मैंने कुछ चीजें सोच कर रखी है, आगे भी सोचता रहूंगा और करता रहूंगा। तो जैसे मेरा मैनिफेस्टो ये है कि मैं क्या करूंगा अगर जीतने के बाद में, और ये सब करूंगा। अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरा कॉलर आप लोग पकड़ सकते हैं, मैंने कभी झूठ नहीं बोला है। पहला तो एयर क्लीन, वाटर क्लीन और सड़कों और टॉयलेट, ये सारी चीजों पर मेरा ध्यान रहेगा। दूसरा 24/7 हमारी ऑफिस रहेगी जो कि कंप्लेंट्स के लिए रहेगी। आज तक मुझे नहीं पता कि 24/7 मतलब 24 घंटे के लिए कोई भी कॉर्पोरेटर की ऑफिस खुली रहती है, मेरी रहेगी। दूसरी चीजें यहाँ पर जैसे केजीएन हॉल है या दूसरे भी किसी हॉल है, केजीएन हॉल का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि वो हमारे एकदम मोहल्ले में है और वहां तक की मुझ तक बात पहुंची है। तो केजीएन हॉल की रेनोवेशन का काम किया जाएगा। दूसरी बात एजुकेशन पर ध्यान दिया जाएगा। जो ड्रॉप आउट लोग हैं उनको पढ़ाई की तरफ लगाया जाएगा, उनकी फ्री में पढ़ाई के लिए क्या क्या चीजें हैं वो कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, वार्ड के आलिमों को, जैसे कि वार्ड के आलिमों में से चुनकर आलिमों को हर साल किसी न किसी आलिम को उम्रा कराया जाएगा इंशाअल्लाह। दूसरा, मदरसे में जैसे जो प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि मुझे अभी एक मदरसे का नाम आया है, हमारे इधर पे फैजान अजहरी मदरसा है। दूसरा, हमारी जो मस्जिद है बागे मदीना मस्जिद, तो उस मस्जिद में जैसे कि मैं सुनता आ रहा हूँ हर जगह ये बात चलती है कि मस्जिद के, मदरसों के जो उलमा होते हैं, जो पढ़ाने वाले होते हैं, उनकी सैलरी तो सबसे ज्यादा होनी चाहिए ना, वो हमारे सरों के ताज है। तो लेकिन उनकी सैलरी बहुत कम होती है। यही वजह है कि हर कोई चाहता है कि कोई आलिम नहीं बने। माँ बाप से पूछते तो बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कोई नहीं कहता कि आलिम बनेगा। तो आलिम बनने के लिए डिमांड होनी चाहिए उलमा की। तो मेरे तरफ से हर महीने की सैलरी उलमा की और हर महीने की सैलरी खुद्दाम की
और हर महीने की सैलरी जो पढ़ाने आते हैं उन उस्तादों की मेरी जानिब से रहेगी। ये मैं किसी गवर्नमेंट से नहीं मांग रहा हूँ, मुझे जो गवर्नमेंट से मिलेगा तो वो मिलेगा, लेकिन ये मेरी तरफ से रहेगा। और दूसरी मस्जिद जो मेरे वार्ड में है, अगर वो लोग भी मुझसे आकर मिलेंगे तो जीतने के बाद में मैं उनका भी इंतजाम कराऊंगा इंशाल्लाह। दूसरी चीज, एम्बुलेंस के लिए मैं देखता हूं कि यहाँ के मोहल्ले में बहुत परेशानियां होती है। कई बार ऐसा रहता है कि एम्बुलेंस इतनी जल्दी प्रोवाइड नहीं हो पाती है, तो मेरे वार्ड नंबर 10 के लिए मैं फ्री एम्बुलेंस 24/7 का इंतजाम रखूंगा 5 साल के लिए। दूसरी चीज, फ्री लेबोरेटरी टेस्ट 5 साल के लिए, मुफ्त लैब की टेस्टिंग का इंतजाम करूंगा। फ्री डॉक्यूमेंट्स जो मेक होते हैं, डॉक्यूमेंट जो बनते हैं आप लोगों के लिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड और दूसरे भी डॉक्यूमेंट, फ्री में डॉक्यूमेंट बनाने के लिए ऑफिस में हमारा बंदा 24/7 आपके लिए मौजूद रहेगा। एक और बात, रोटी बैंक, ये तो मेरा पहले से बहुत सारे सपने हैं, जैसे कि ओल्ड एज हाउस खोलना, जो लोग माँ बाप को नहीं रखते हैं तो वो माँ बाप को मैं रखूंगा। ये सारी चीजें तो वो बात की बात है, लेकिन रोटी बैंक मैंने सुना है जितने भी जो धार्मिक स्थल हुआ करते थे पहले भी, और पहले के जो हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे, तो लोगों को खाने प्रोवाइड करते थे। तो उसमें से एक चीज तो मैं स्टार्ट कर ही दूंगा अगले दिन से, जब से अगर मैं जीतूंगा, कि रोटी बैंक, जिसमें रोटी बैंक नहीं नाम रहेगा उसका, वो डायरेक्टली हम खाना प्रोवाइड करेंगे। पूरे भिवंडी शहर के जितने फकीर हैं उनको खाना प्रोवाइड किया जाएगा मुफ्त में। उनका ऐसा सिस्टम रहेगा, वो हम बताएंगे कि वो नाम लिखा कर जाएंगे सुबह में और शाम में उनको खाना खिलाया जाएगा, उसका इंतजाम ये रहेगा। तो उसमें हमारे मोहल्ले के लिए भी जो लोग हैं कि जिनके घरों में खाना नहीं पक रहा है, या फकीर लोग जो हैं, उनको खाना वहां पर खिलाया जाएगा। तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें मैंने सोच रखी है, वो मैं करूंगा। और